हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, सभी की तैयारी मस्त चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो काफ़ी लंबे समय बाद आज हम लोग रूबरू हुए हैं। स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, जिस कारण से आप लोग की क्लासेस रेगुलर हो नहीं पाई, लेकिन अब पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्लासेस रेगुलर रहे। जैसे जैसे अभी थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत है, थोड़ा सा और स्वास्थ्य ठीक होगा तो आपकी डबल क्लासेस कर देंगे। आपका सिलेबस बहुत स्पीड से आगे बढ़ने वाला है। आप बिल्कुल कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। नॉन स्टॉप अब आपकी क्लासेस रहने वाली हैं। जिन्होंने भी बैच ज्वाइन नहीं किया, फटाफट जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लेंगे। साथियों को क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की आपकी बैच तैयारी यहाँ पर होने वाली है, आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद अंकित पर, जहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी ज्योग्राफी की। आप बेहतर तरीके से हर एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 1 की भी क्लासेस यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। यह आपका अपना चैनल ज्योग्राफी विद अंकित टेलीग्राम चैनल, जिस पर आपको सारी की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएगी। जो भी हमारी क्लासेस यहाँ पर होती है उसकी पीडीएफ आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ये आपकी बैच की डिटेल है सारी, देख पाएंगे। ये टेस्ट सीरीज़ आपकी चल रही है। इसमें भी यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है कोई बैच, तो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल एग्ज़ाम वाला फील ले सकते हैं। क्वेश्चंस के लेवल्स को देख सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा आफ्टर टेस्ट। जैसे ही टेस्ट आपका ओवर होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इसका मिल जाएगा। साथ ही साथ आप देख पाएंगे यूजीसी नेट आपका जेआरएफ का कंप्लीट जो है कि नोट्स अवेलेबल हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर भी ज्योग्राफी पूछा जाता है, आप ये नोट्स परचेस कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप फुल तैयारी अपनी सब्जेक्ट की कर सकते हैं, सब्जेक्ट में बेहतर कमांड कर सकते हैं। ये सारे नोट्स जो प्रिपेयर किए गए हैं सर के द्वारा खुद से तैयार किए गए नोट्स हैं। ये आपका यूनिट वाइज सिलेबस देख पाएंगे आप, और ये फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कहाँ क्या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट वी हैव स्टडीड, क्या हम अब तक पढ़ चुके हैं, क्या हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है आपकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या आप अब तक पढ़ चुके हो। तो आप देख पाएंगे इतने टॉपिक हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं। कौन कौन से कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 15 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 16 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, 15-16 टॉपिक्स, जिसमें कि अब तक जो हमारा लास्ट क्लास हम रहा था हमारा, ये आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग रहा है। टीचर सेंटर्ड मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं बेटा, वो लर्नर सेंटर्ड मेथड को आज हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा सा ज़रा कर्सर मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं उनको भी जा करके आप देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। टीचर सेंटर्ड मेथड हो चुका है, लेकिन एक क्विक रिवीजन आज भी हम इसका ले लेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं 17th टॉपिक आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। फटाफट एक क्विक रिवीजन अगर हम बात करें कि टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं और क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो जनरली टीचिंग मेथड्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो सारे बच्चे होते हैं वो सब के सब सेम नहीं होते हैं। हर बच्चा समान रूप से नहीं होता है। सबकी जो एबिलिटी होती है, सबका जो आईक्यू लेवल होता है वो अलग होता है। सबका पेस अलग होता है, मतलब पढ़ने की अपनी जो स्पीड होती है वो सबकी अलग होती है। उस हिसाब से ही टीचिंग मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। तो कुछ मेथड्स हमारे जो होते हैं टीचिंग के, वो एक तो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, एक आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड और एक आपका होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। ये दो आपके मेन मेथड हैं। इसके अलावा भी हम बात करेंगे तो कंटेंट फोकस्ड मेथड होता है, और एक आपका पार्टिसिपेटिव मेथड होता है, जिसको आप कोऑपरेटिव लर्निंग भी कह सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव टीचिंग, इंटरेक्टिव मेथड इसको आप कह सकते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड में जनरली क्या होता है, यहाँ पर जो मेन एक्टिव जो मेंबर होगा, जो एक्टिव रहेगा, वो टीचर एक्टिव रहेगा, और स्टूडेंट यहाँ पर क्या होते हैं, स्टूडेंट यहाँ पर पैसिव होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, पैसिव होगा। पैसिव का मतलब होता है कि जो टीचर डिलीवर कर रहा है लेक्चर, स्टूडेंट बस उसको साइलेंटली सुनेगा और अपनी तरफ से ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं देगा। जहाँ जितना बस ज़रूरत होगी, ज़रूरत पड़ने पर, बहुत ज़रूरी होगा तभी कुछ बोलेगा। अदरवाइज चुपचाप टीचर जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है, स्टूडेंट का काम है बस उसको सुनना, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक रहने के बाद में लर्नर सेंटर्ड मेथड हमारा कहता है, यहाँ पर लर्नर जो है कि वो एक्टिव रहेगा। लर्नर पूरी तरह से एक्टिव रहेगा, वो हर तरह से पार्टिसिपेट करेगा, क्वेश्चन आंसर करेगा,
क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड जो है कि वो चीज़ों को सोचेगा, समझेगा, एक्सप्लोर करेगा। ये लर्नर सेंटर्ड मेथड कहता है, जिसकी यानी कि स्टूडेंट को सेंटर में रखकर फोकस किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। स्टूडेंट जैसा चाहे उस हिसाब से, जैसी स्टूडेंट को नीड है उस हिसाब से पढ़ाया जाता है लर्नर सेंटर्ड मेथड में। टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर अपने तरीके से पढ़ाता है, अपने पेस के हिसाब से पढ़ाता है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए कि कितने समय में मुझे क्या चीज़ कंप्लीट करनी है, प्री प्लान्ड अपने तरीके से चलता है। ठीक है। कंटेंट फोकस्ड में जो है कि जो मेन फोकस रहता है वो करिकुलम पर फोकस रहता है, सब्जेक्ट पर फोकस रहता है। और पार्टिसिपेटिव मेथड में जो है कि टीचर स्टूडेंट आपस में मिलकर के कोऑपरेटिव तरीके से जो है कि वो स्टडी करते हैं, टीचिंग कंप्लीट होती है। तो ये चारों मेथड आप डिटेल में जो है कि वो पढ़ने वाले हैं। जस्ट अ मिनट। चारों मेथड्स को हम लोग जो है कि डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपका क्या क्या होने वाला है। ठीक है। सारी चीज़ें हमारी इसमें रहने वाली है चारों मेथड्स में। ऑडियो वीडियो आप सभी को क्लियर आ रहा है, आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होता है। तो वही बात हमने की कि मेन क्या है, पढ़ाने का तरीका आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग कहलाता है। सारे कोई भी मेथड हो चाहे टीचिंग का, सबका जो मेन गोल होता है, जो टारगेट होता है, वो स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। ठीक है, किस तरीके से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास किया जा सके, यही जो है कि मेन मोटो होता है हर तरह की टीचिंग का। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके की टीचिंग हो, जो मेन मोटो रहेगा वो ओवरऑल डेवलपमेंट करना होगा। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है स्टूडेंट का, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, कैसे करके हम विद्यार्थी का अच्छा डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, ये चारों मेथड्स की हम लोगों ने बात कर ली। ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं सारे, बस एक क्विक रिवीजन आप लोगों के साथ चल रहा है कि हम अगला टॉपिक कंप्लीट करने से पहले इसको एक रिवीजन दे दें बस। तो इसलिए यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा स्पीड में है तो इससे पहले वाली क्लास जा करके आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने डिटेल में धीरे धीरे हर टॉपिक को कवर किया है। तो लेक्चर मेथड में क्या होता है कि टीचर आता है, लेक्चर देता है और लेक्चर डिलीवर करने के बाद में चला जाता है। प्री प्लान्ड अपना लेकर के आता है मटेरियल और लेक्चर डिलीवर करके चला जाता है। उसे स्टूडेंट के पेस से कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट के आईक्यू लेवल से कोई मतलब नहीं है, कितने बच्चों ने समझा नहीं समझा कोई मतलब नहीं है। टीम टीचिंग मेथड में टीचर्स की टीम बन के अलग अलग तरीके से जो है कि टीचर मिल करके बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में लेक्चर के साथ साथ कुछ डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, वीडियोज़ वगैरह दिखाई जाती हैं जिसके माध्यम से बच्चा सीख सके। और टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन भी लगभग सेम है, बस इसमें लेक्चर डिलीवर ना करके कोई वीडियो आपके सामने चला दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप सीखेंगे। इसमें स्टूडेंट पैसिव हैं। स्टूडेंट क्या रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्टूडेंट पैसिव रहेगा, मतलब कुछ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, बस चुपचाप जो टीचर के द्वारा मटेरियल डिलीवर किया जा रहा है, चाहे वो लेक्चर के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से टीचर ने जो लेक्चर डिलीवर किया, स्टूडेंट बस उसको ले रहा है टीचर से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड की पहचान, आपका मेन टीचर सेंटर्ड मेथड है। ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आपके आप देखेंगे एक बार। ये सारा PDF आपको जो है कि आपके चैनल पे आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेंगे फटाफट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। आज जो हमारा रहने वाला है वो लर्नर सेंटर्ड मेथड हमारा रहने वाला है। यहाँ से आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्नर सेंटर्ड मेथड, और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्या होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड? लर्नर सेंटर्ड मेथड में जो स्ट्रैटेजी है वो फोकस करती है बच्चे की नीड पर। बच्चा किस तरीके से पढ़ना चाहता है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे को क्या ज़रूरत है, बच्चे की एबिलिटी क्या है ना, इस पर ध्यान देता है, ना कि टीचर के इंटरेस्ट पर ध्यान दिया जाता है। लर्नर सेंटर्ड मेथड इसीलिए इसको कहा गया है कि लर्नर पर फोकस किया जाता है। पूरा जो फोकस रहता है ना वो लर्नर पर रहता है कि लर्नर को कैसे हम बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है, लर्नर को वास्तव में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका किस तरीके से मतलब उसको बेहतर तरीके से कैसे समझ में आ रहा है लर्नर सेंटर्ड मेथड में, उस तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो देख करके बहुत बेहतर समझ जाते हैं, कुछ बच्चे पढ़ करके बहुत बेहतर समझ पाते हैं,
कुछ बच्चे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो है कि वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, कुछ ऑडियो वीडियो दोनों को कंबाइन करके बेहतर तरीके से समझते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ खुद करके बेहतर तरीके से समझते हैं। तो बच्चा जैसे सही तरीके से समझ सके उस हिसाब से पढ़ाना, बच्चे के हिसाब से पढ़ाना ही लर्नर सेंटर्ड मेथड कहलाता है। अब लर्नर की एबिलिटी अलग अलग है, उनका आईक्यू लेवल अलग अलग है, उनका पेस अलग अलग है पढ़ने का, तो उस हिसाब से टीचिंग के मेथड्स भी बहुत सारे हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड हमारे। इसमें क्या होता है बस यही दिक्कत हो रही है, इस कारण से जो है कि आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। अब तो थोड़ा कम हो गई है, बीच में बहुत ज़्यादा खांसी सर्दी जुकाम जो क्लास लेने नहीं दे रहा, बोला नहीं जा रहा, जिस कारण से क्लास आपकी हो नहीं पा रही थी। अभी कल भी कोशिश की थी, कुछ बच्चे आए थे, देखा था आपने, देखा था कल ही जो है कि लाइव क्लास में, फिर वो क्लास जो है कि वो हटानी पड़ी क्योंकि कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लर्नर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जबकि हमने टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या देखा था कि जो स्टूडेंट रहता है वो पैसिव रहता है। ठीक है, किसमें, टीचर सेंटर्ड मेथड में। और लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड मेथड में जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रहता है। ठीक है, अब एक्टिव और पैसिव का मतलब आप ये ना समझें कि बच्चा कुछ नहीं करता सो जाता है क्लास में, नहीं। पैसिव का मतलब ये है कि स्टूडेंट चुपचाप बस जो उसको मटेरियल डिलीवर किया जा रहा है उसको लेगा, ज़्यादा कुछ एक्टिविटी वगैरह नहीं करेगा, ज़्यादा क्रिटिकल क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, चीज़ों को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, जो कुछ भी डिलीवर किया जा रहा है उसको चुपचाप बस ग्रास्प कर लेगा। ये कहलाता है टीचर सेंटर्ड मेथड। लेकिन लर्नर सेंटर्ड मेथड में बच्चा थोड़ा एक्टिव हो जाता है। वो क्या करता है, वो क्वेश्चन करता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है कि सर ये क्यों है, ऐसा कैसे है, कुछ एक्टिविटी करता है ना, कुछ उसको टास्क दिया जाता है उसको पूरा करता है, क्विज करता है, क्वेश्चन आंसरिंग करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, एक्टिविटी करता है ना, कुछ रिसाइटिंग करता है, कुछ अलग अलग तरीके से मतलब बच्चा एक्टिव रहता है क्लास के अंदर। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि लर्नर सेंटर्ड मेथड में बच्चा एक्टिव रहता है। और टीचर क्या है, उतना एक्टिव नहीं होता है ना। टीचर एक सपोर्टर के रूप में रहता है, एक फैसिलिटेटर के तौर पर जो अवेलेबल रहता है लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में। ठीक है, यहाँ पर बच्चे, हमने अभी बात की, क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं, अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज़ में। ठीक है, स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, साथ ही साथ टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से गहराई में जाकर के टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं अपने पेस के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से। सबसे मेन बात इसमें यह है कि बच्चा अपने स्पीड के हिसाब से, अपने आईक्यू लेवल के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से सीखता है लर्नर सेंटर्ड मेथड में। ठीक है, अब वो कैसे सीखेगा, अगर मैं उसको जो है कि बच्चे तो अब अलग अलग हैं बहुत। कोई बच्चा, जैसे मैं सपोज दैट किसी रूरल एरिया के स्कूल में चला गया, ग्रामीण क्षेत्र वाले हिंदी भाषी क्षेत्र में चला गया और वहाँ पर जा कर के मैं जो है कि पटर पटर जो इंग्लिश में जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे क्लास के अंदर बहुत होशियार हैं, एक्टिव हैं, वो तो चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन बाकी उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसमें ज़रूरी ये होता है कि बच्चा जिस भी लैंग्वेज में सीख सके उस लैंग्वेज में बच्चे को लेक्चर डिलीवर किया जाए। कॉमन लैंग्वेज में लेक्चर डिलीवर करने का प्रयास किया जाता है। बच्चा जिस भी भाषा में फेमिलियर है उस भाषा में उसको लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, है ना। तभी आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो प्रमोट कर रही है प्राइमरी एजुकेशन में कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज में है उसी में बच्चे को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा नई टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से और कॉमन लैंग्वेज में एक्टिव रहते हुए चीज़ों को सीखता है। ठीक है, और सिचुएशन के हिसाब से, जैसी सिचुएशन हो, सिचुएशन के हिसाब से स्टूडेंट क्या है, पेयर में भी लर्निंग करते हैं, पेयर में चीज़ों को सीखते हैं या फिर ग्रुप में सीखते हैं, और कभी कभी बच्चा सिचुएशन के हिसाब से अकेले भी सीखता है। ऐसे ही जो उसको टास्क दिया जाता है, टास्क में भी ऐसा ही है सेम। जो उसको काम दिया जाएगा, स्टूडेंट कई बार पेयर में काम करता है, कई बार जो है कि 2 से ज़्यादा लोगों के साथ ग्रुप में काम करता है और कई बार चीज़ों को अकेले भी करके सीखता है। ठीक है, और क्या है, साथ ही साथ इसमें हर तरह के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है बच्चा। उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता, उसको डांटा नहीं जाता है, टोका नहीं जाता है कि यही बीच में नहीं बोलना, लेक्चर पूरा होने दो ना। बच्चे का क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, बच्चा पूछेगा, इंटरेक्ट करेगा टीचर के साथ में, है ना, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एक दूसरे के साथ। और स्टूडेंट क्या करता है, अपनी लर्निंग को इवेलुएट भी करता है इसके माध्यम से। तो जब ये सारी चीज़ें होती है ना, तो ऐसे में क्या होता है, एक्टिविटीज़ से भरा हुआ रहता है क्लास, मतलब बजिंग विद एक्टिविटीज़, क्लास पूरी फुल ऑफ एक्टिविटीज़ रहती है ना।
एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, स्टूडेंट की ऑटोनॉमी होती है, टीचर की ऑटोनॉमी नहीं होती है, यहाँ पर स्टूडेंट की ऑटोनॉमी होती है, कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्शन होता है क्लास में, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के साथ बच्चा जो है कि सीखता है ना। पर्सनलाइज्ड लर्निंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है, मतलब पर्सनली 1 to 1 बच्चे पर फोकस करके क्लास में जो है कि स्टडी कराई जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप होती है, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कि बच्चा बनता है। तो अब हमने बात की कि भाई क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग उनका पेस है, अलग अलग IQ है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसी हिसाब से बच्चे को देखेंगे आप कि बहुत सारे टीचिंग मेथड्स बच्चे के जो है कि लर्नर सेंटर्ड मेथड देखने को मिलते हैं। इसमें से इतने आपकी जो है कि कहीं आपको मिलेंगे नहीं जितने जो है कि यहाँ पर मैंने आपके लिए ऐड किए हैं, जितने भी हमारे PYQs थे उनसे इन टॉपिक्स को जहाँ भी मुझे लगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको ऐड कर दिया गया है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है। तो यहीं से सीधा सीधा आप देख के ही समझ पा रहे होंगे कि ब्रेन में स्टॉर्म मतलब तूफान, है ना, दिमाग में तूफान का उठना। क्या आएगा दिमाग में? तूफान। और ये तूफान किस चीज़ का है? ये तूफान सवालों का तूफान है। तो जब बच्चे के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठें, बच्चा उन सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करें और उन सवाल और जवाब से जब बच्चा कुछ सीखता है, दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग। इसी को हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग। बच्चा फ्रीली अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है। एक प्रॉब्लम उनके सामने रख दी जाती है कि भाई ये समस्या है, बताओ भाई क्या सोल्यूशन इसका रहने वाला है। तो बच्चा क्या करता है वैसी सिचुएशन में, जो उसको प्रॉब्लम दिया जाता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए अपने अपने विचार रखेगा। मेरी तरफ से जैसे कोई भी प्रॉब्लम रखा, मैं अपना तरफ से कुछ भी सोल्यूशन बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल आपको दिया गया, यहाँ पर आप देख पाएंगे, वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अब टीचर ने टॉपिक दे दिया। अब टॉपिक देने के बाद क्या है कि अब जो है कि बच्चों से कहा जाएगा, आप इसका बताओ भाई क्या करेंगे, आप कैसे पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चा जो जवाब देगा उसका स्वागत किया जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करते हैं, इससे क्या होगा, गाड़ियों धुआं नहीं करेंगी तो पोल्यूशन नहीं होगा। जब बहुत ज़्यादा कार्बन जो है कि वो गाड़ियों के धुएं से निकल रहा है, जिससे जो है कि ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं। तो आपके विचार को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। भले आपका विचार उतना स्ट्रांग ना हो, आपका जो आपने विचार दिया है, आपने जो सोल्यूशन दिया है, चाहे वो उतना स्ट्रांग ना हो, भले वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आपने यदि वो विचार दिया है तो कुछ सोच के दिया है, ये माना जाता है। कि बच्चे ने यदि कोई विचार दिया है तो उसने कुछ तो सोच के उसको सही बताया है ना, कुछ तो सोच के उसका सोल्यूशन दिया है। तो उससे पूछा जाएगा बताओ कैसे कैसे ये चीज़ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकती है। तो यही ब्रेनस्टॉर्मिंग है। एक पूरा माहौल जो होता है पूरा अप्रिशिएट किया जाता है हर एक के आइडियाज़ को, और बच्चे अपने अपने तरह से जो है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का प्रयास करते हैं, उसी से बच्चे सीखते हैं। क्योंकि जैसे मैंने एक सोल्यूशन दिया, मैंने कहा प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने से एयर पोल्यूशन कम होगा। तो कैसे होगा, मैं उस बात को एक्सप्लेन करूंगा ना, तो बच्चे उस चीज़ को सीखेंगे। फिर दूसरा अपना दे रहा है, वो कह रहा है इंक्रीजिंग ग्रीन स्पेस बढ़ा दो। ग्रीन स्पेस बढ़ाने से बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी, फॉरेस्टेशन होगा, तो उससे भी क्या होगा, उससे पोल्यूशन कम होगा। कुछ कहेंगे कि क्या किया जाए, जो लॉ है इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए, जो कार्बन से संबंधित जो कानून है, जो कार्बन उत्सर्जन से संबंधित लॉ हैं, उनको स्ट्रिक्ट कर दिया जाए थोड़ा सा, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन ही ना करें लोग। तो अब एक तरह से देखा जाए तो ये गलत है ना। किसी भी देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ लगाना ज़रूरी है, फैक्ट्रीज़ लगाना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं कार्बन का उत्सर्जन तो हो गई ना। कार्बन एमिशन लॉ को स्ट्रिक्ट हम कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे फिर डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। तो है तो ये गलत, लेकिन भाई अब उसने कुछ कहा है तो कुछ सोच के, अगर बच्चे ने कहा है तो उसको प्रमोट किया जाएगा। बताओ तुम कैसे इससे हम एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं, वो अपनी तरफ से बताएगा कुछ सोच के, उसने जवाब दिया है तो ठीक है। तो ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहाँ पर बच्चा अपने विचारों को खुल करके रखता है, उसके विचारों को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, ठीक है। सबके जो
फाउंडर हैं, सबके याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए मेंशन कर दिए गए, उन्हीं को बस आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड मेनली इसका मतलब क्या है, चीज़ों को करके सीखना, खोज करना, मतलब बच्चा इसमें खोज करता बनता है। इसमें मेन क्या है, बच्चा खोज करता बनता है। इसका मतलब होता है टू डिस्कवर, खोज करना। यहाँ पे बच्चा चीज़ों को डिस्कवर करता है, खोजता है कि ऐसा क्यों है, समाधान खोजने का प्रयास करता है कि अगर कोई चीज़ है तो ऐसी क्यों है, कैसे है ना। हाउ का जवाब देखता है, वाई का जवाब देखता है बच्चा, और इससे सीखता है वो। सॉरी, इसके माध्यम से बच्चा सीखता है ह्यूरिस्टिक मेथड में। ठीक है, तो इसी को जो है कि क्या कहा गया है, क्योंकि बच्चा जब सीख रहा है चीज़ों को तो इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा गया है। क्यों इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा गया है, क्योंकि बच्चे को उस सिचुएशन में छोड़ दिया जाता है और उस सिचुएशन में बच्चा क्या करता है, खुद से ही उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है। ठीक है, ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल से रिलेटेड ज़्यादा है, ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, चीज़ों को खुद से जो क्या करता है, करके महसूस करके सीखने का प्रयास करता है चीज़ों को। जो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ये एक साइंस टीचर थे, तो ये चीज़ों को करके सीखने में ज़्यादा विश्वास करते थे। तो जब बच्चा करेगा, पहली बार करेगा, तो भाई कुछ ना कुछ गलती भी करेगा, इसलिए इसको ट्रायल एंड एरर भी कहा जाता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है कि बच्चा करेगा, गलती करेगा, फिर सीखेगा, है ना। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसा करने से बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, क्योंकि वो गलती को करता है, सीखता है, सोचता है ना। इमेजिनेशन जो है कि स्टूडेंट की बढ़ती है बहुत ज़्यादा, है ना। ये चीज़ें बच्चा जब करके सीखेगा तो, और ये क्या है, ये एक डिस्कवरर बनता है। शुरू में ही हमने कहा कि क्या है, टू डिस्कवर इसका मतलब होता है, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है टू डिस्कवर। तो बच्चा इंडिपेंडेंट डिस्कवरर बनता है, खुद से खोजता है सोल्यूशन की क्या हो सकता है ना। टीचर क्या करता है, टीचर जो है कि उसको एक प्रॉब्लम दे देता है और स्टूडेंट को बोलता है कि तुम क्या करो, एक फाइनल सोल्यूशन निकालो इस समस्या का। ठीक है, टीचर उसको जो है कि सपोर्ट नहीं करता है। नहीं करता का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करता, करता है, लेकिन नाम मात्र सपोर्ट रहता है टीचर का। बच्चा खुद से करके चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यहाँ पर होती है, बच्चा सीखता है, सेल्फ जो है कि एक तरीके से डेवलपर बनता है, सेल्फ लर्निंग उसकी होती है, सेल्फ डायरेक्शन उसका खुद से जो है कि डेवलप होता है। खोज करता बनता है बच्चा, कहने का मतलब ये है, एक खोज करता बच्चा बनता है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसको कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप देख पाएंगे। जैसे कि मैथ्स का अगर हम बात करें, मैथ्स में ह्यूरिस्टिक मेथड को, तो पहले उसको छोटे से चीज़ों का स्क्वायर निकालना बता दिया, कैसे करके स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। फिर कोई बड़ी संख्या दे दी जाएगी, बोला जाएगा अब तुम इसका निकालो कैसे निकलेगा, है ना। या फिर जो है कि साइंस में जो है कि हम बात करेंगे कि भाई कैसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो बच्चे को फोटोसिंथेसिस क्या होता है एक्सप्लेन वैसे नहीं करना, उसको बोला जाओ सीखो कैसे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्या होता है फोटोसिंथेसिस। तो वो क्या करेगा, एक पौधे को जो है कि धूप में रखेगा, एक पौधे को छांव में रखेगा, देखेगा जो धूप में रखा हुआ पौधा है वो तो बड़ा बढ़िया तरीके से खिल रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है, और जो छांव में रखा हुआ पौधा है वो पीला पीला से बढ़ रहा है, मुरझा रहा है। तो बच्चा इस चीज़ से समझेगा, वो सीखेगा कि अच्छा जो धूप में रखा हुआ पौधा था ये बढ़िया तरीके से खिला क्योंकि इसको सनलाइट मिली, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में जो है कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो बच्चा करके सीख गया, ये कहलाता है ह्यूरिस्टिक मेथड। उसने खोजा समस्या को और समाधान निकाला। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड है। ऐसे ही हमारा अगला जो मेथड है वो प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड है। प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड का मतलब बच्चे को क्या है, अब मैंने कुछ भी पढ़ा दिया, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया, अब मैंने टॉपिक पढ़ाने के बाद में उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया कि जा बेटा इसको जो है कि आप कर। तो बच्चा क्या करेगा, प्रोजेक्ट को उससे रिलेटेड क्या करेगा, और टॉपिक उसको दिया जाएगा, उस टॉपिक को वो उससे रिलेटेड चीज़ें सर्च करेगा, खोजेगा, और उससे जो है कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और उससे संबंधित एक प्रोजेक्ट तैयार करके हम सबमिट करेगा। तो इसके माध्यम से बच्चा मतलब खुद से प्रयास करके चीज़ों को सीखेगा। कुछ भी दे दिया, जैसे हमने नॉर्मली क्या है कि बच्चे को फार्मर की सिचुएशन पर, जैसे हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, हमने पॉवर्टी चैप्टर पढ़ाया, क्लास 9th में पॉवर्टी हमने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद में अब हम बच्चे से कह रहे हैं कि ठीक है भाई, भारत में देखो पॉवर्टी का आपको एक प्रोजेक्ट बना करके लेकर के आना है पॉवर्टी पर, कि पॉवर्टी के मेन कॉजेज़ क्या हैं। तो देखेगा, भ्रमण करेगा, पॉवर्टी के मेन कॉजेज़ क्या हैं, क्या क्या कारण उसको देखने को मिले,
किसी क्षेत्र में उसको भेज दिया जाए कि भाई जाओ अपने क्षेत्र में आसपास देखो जो गरीब लोग हैं उनकी गरीबी का प्रमुख कारण क्या है, इस पर एक प्रोजेक्ट बनाओ। तो वो जा कर के पता करेगा उनसे कि हाँ भाई आप कैसे गरीब रह गए। तो कुछ कहेंगे कि हमको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई, कुछ कहेंगे हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाया, कुछ कहेंगे हमारा ऊपर से हमको सपोर्ट नहीं मिल पाया, कुछ कहेंगे हमारी सरकार की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं कर रही, हम तो पढ़े लिखे हैं फिर भी जो है कि हमको कोई काम धंधा नहीं मिल पा रहा है, अनएम्प्लॉयड हैं हम। तो ये तमाम कारण जो है कि फिर वो सामने निकल करके आएंगे। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग टीचिंग, कि प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे को कुछ प्रोजेक्ट दिया जाएगा और बच्चा जो है कि करेगा। तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना जो है कि यहाँ पर इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक, यहाँ पर बच्चा क्या है, नॉलेज को एक्वायर करेगा, एक रिसर्चर बनेगा, रिसर्च करेगा ना, फील्ड में जाएगा, देखेगा, क्वेश्चन आंसर्स करेगा, पूछेगा, उसकी थिंकिंग जो है कि क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की क्षमता डेवलप होगी, इवेल्युएट करेगा चीज़ों को, देखेगा यार ये सही कह रहा है नहीं कह रहा है, ये ठीक होगा नहीं होगा, है ना, और चीज़ों को फिर एनालाइज करेगा और फिर उसके हिसाब से अपना प्रोजेक्ट तैयार करेगा। तो एक एनालाइजर बनेगा, बढ़िया एनालिसिस करना सीखेगा, है ना, नॉलेज एक्वायर करेगा, रिसर्चर बनेगा, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप होगी, इवेल्युएटर बनेगा, बढ़िया एक। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे सीख रहा है बच्चा, ये सारी चीज़ें बच्चा करके सीख रहा है। तो लर्निंग बाय डूइंग सीख रहा है ना। जो इसके फाउंडर हैं वो जॉन डीवी इसके फाउंडर हैं, और जो है कि बाद में इस चीज़ को और जो प्रमोट किया वो किलपैट्रिक ने किया, है ना। ये दोनों ही जो है कि इसके फाउंडर माने जाते हैं, लेकिन मेन क्या है, जॉन डीवी हैं। इनमें से दोनों में से कोई भी अगर आपको क्वेश्चन ऑप्शन में मिल जाता है तो आप दोनों में से किसी पे भी टिक लगा दें। अगर दोनों आते हैं तो जॉन डीवी लगाएंगे, और एक आता है दोनों में से तो दोनों में से आप किसी को भी लगा दीजिए, दोनों आपके ठीक है। अगर दोनों एक साथ आ गए तब जॉन डीवी आपको लगा देना है, ठीक है। टीम वर्क यहाँ पर बच्चा सीखता है ना, टीम वर्क में काम करना सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग उसकी डेवलप होती है, इंडिपेंडेंट लर्नर बनता है, डिसीजन मेकिंग उसकी बढ़िया डेवलप होती है ना। प्रैक्टिकल बंदा बनता है, वो रियल वर्ल्ड की सिचुएशंस को समझता है, उनको फेस करता है, सीखता है। तो ये सारा जो है कि प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड है आपका, ठीक है। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन मेथड आपका क्या होता है कि जब बच्चा ग्रुप में डिस्कशन करता है ना, 2, 4, 6, 8, 10 के बच्चों में, 2 तो नहीं, मतलब 3-4 बच्चे, जैसे हम कह सकते हैं 5-6 बच्चे, 7-8 बच्चे, 10-12 बच्चे, कुछ भी मिल करके एक ग्रुप बना दिया जाए, मतलब, है ना। एक ग्रुप के माध्यम से जब बच्चा क्या करता है, ग्रुप में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता है, ग्रुप में बच्चे जो है कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, कुछ क्विज के माध्यम से सीखते हैं। तो जिस भी तरीके से, मतलब जब ग्रुप में बच्चा कुछ सीखता है ना, ग्रुप के माध्यम से जब बच्चा ग्रुप में कुछ सीखेगा, तो इसी को हम कहते हैं क्या करना, ग्रुप डिस्कशन मेथड। कि ग्रुप में बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को डिस्कस करेगा, और डिस्कस करने के बाद में बच्चा कुछ ना कुछ, जब डिस्कस करेंगे तो कुछ बातें मैंने कही, कुछ बातें दूसरे ने कही, कुछ बातें तीसरे ने कही, और वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में, तो कुछ ना कुछ तो मैसेज देंगे ना, कुछ ना कुछ तो डिलीवर करेंगे। जब वो डिलीवर करेंगे तो भाई जो सुन रहा है वो कुछ तो सीखेगा, है ना, कुछ तो सीखेगा सुन करके। तो क्या होता है, सबसे पहले एक टॉपिक दे दिया जाता है टीचर के माध्यम से। टॉपिक देने के बाद में आप कहेंगे ठीक है भाई, तो क्लास में कितने बच्चे हैं, बोला क्लास में जो है कि 20 बच्चे हैं सर। तो बोला 4 ग्रुप बना दो, और ग्रुप के माध्यम से जो है कि आप ये टॉपिक को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ग्रुप बना दिया जाएगा 4-6 बच्चों का, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, है ना, डिस्कशन करेंगे। हर एक ग्रुप को टाइम दिया जाएगा कि ठीक है भाई 10 से 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी करना है तुम्हें, डिस्कशन करना है, अपने विचार देने हैं इस पर कि क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो बच्चे डिस्कशन करते हैं और अपनी अपनी तरह से जो भी उनको सही लगता है वो जवाब देते हैं। इसके माध्यम से जो बाकी बच्चे, जैसे एक ग्रुप कुछ समझा रहा है तो दूसरा ग्रुप सुन रहा है, अब दूसरा ग्रुप कुछ समझा रहा है, तीसरा ग्रुप सुन रहा है। तो ऐसे में क्या है, बाकी जो एक बच्चा या 10 बच्चे, 5 बच्चे जो बोल रहे हैं क्लास के अंदर, बाकी बच्चे उसको सुन रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। तो इसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन मैथड, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, जब वो अपना आइडिया वगैरह प्रस्तुत कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, उसके बाद में क्या होगा कि फिर लास्ट में टीचर के माध्यम से उसको समराइज़ किया जाता है कि भाई देखो, ग्रुप ए ने ये आंसर दिया, ग्रुप बी ने ये आंसर दिया, ग्रुप सी ने ये, ग्रुप डी ने ये, और इन सब का कंक्लूजन ये निकलता है, ऐसा है, इस चीज़ का आंसर ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो भी मतलब टीचर को लगता है वो अपने हिसाब से उसको समराइज़ करेगा। किसी ग्रुप ने कुछ कमियां की हैं, कुछ गलतियां की हैं, उनको भी वहाँ पर करेक्ट किया जाता है, सुधारा जाता है लास्ट में,
ठीक है। तो ये ग्रुप डिस्कशन मेथड, आई होप एंजॉय कर रहे होंगे आप क्लास को, मज़ा आ रहा होगा क्लास में, बढ़िया लग रहा है तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ और फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए यस आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बजिंग। तो बजिंग क्या होता है? बजिंग जनरली जैसे हमने बात करी ना, बजिंग एक ग्रुप टीचिंग का ही, ग्रुप डिस्कशन मेथड का ही एक हिस्सा है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने बात की थी ना कि 4 5 6 ग्रुप बना दिया, टॉपिक दे दिया, टॉपिक देने के बाद में वो डिस्कस करते हैं धीरे धीरे क्लास के अंदर कि ऐसा होगा ये होगा। जैसे किसी टॉपिक पर अपने विचार रखने हैं, विचार रखने का तो अब उसमें क्या है कि उनको कुछ पॉइंट देने वाली अगर जैसे बात आ जाए कि ठीक है भाई, जो अच्छे विचार रखेगा, अच्छे पॉइंट देगा, जिसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा उसको इतने पॉइंट मिलेंगे। तो ऐसे में क्या है, बच्चे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं, अपने ही ग्रुप को सुनाई दे, ये वाला ग्रुप इधर बात कर रहा है, ये वाला ग्रुप इधर बात कर रहा है, तीसरा ग्रुप उधर बात कर रहा है, चौथा ग्रुप उधर बात कर रहा है। मतलब स्मॉल ग्रुप्स में, जब छोटे छोटे ग्रुप्स में पूरी क्लास को बांट दिया जाए जब, तो ऐसे में क्या है, एक बजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, गुंजन सी ना, गूंज सी, भिनवाने की जैसी आवाज़ जिसको हम कहते हैं, ये प्रोड्यूस होती है, तो इसी को हम कहते हैं बजिंग। ठीक है, ये बजिंग कहलाता है आपका। इसके बाद अगला आता है आपका सेमिनार मेथड। सेमिनार मेथड में क्या है, जनरली आपने देखा होगा कई सारे सेमिनार लगते हैं। सेमिनार में क्या है कि एक प्रेजेंटेशन तैयार किया होता है पहले से ही, और उस प्रेजेंटेशन को क्या किया जाता है, सामने जो कुछ बच्चे बैठे होंगे उनके सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है, ये कहलाता है आपका सेमिनार मेथड। प्रेजेंटेशन टाइप से मतलब जनरली है ना, कुछ आपको ग्रुप्स के माध्यम से, कुछ बच्चों के ग्रुप के माध्यम से, कुछ टीचर्स के ग्रुप के माध्यम से, कई बार जनरली बच्चों का तो नहीं देखा होगा आपने, सेमिनार जो है कि वो कोई बड़ा जो है कि किसी चीज़, किसी भी अपने फील्ड का जो एक्सपर्ट है, वो फील्ड एक्सपर्ट आकर के क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक पे, कई बार आपने देखा होगा सेमिनार, आपने अटेंड भी किए होंगे सेमिनार, ये है ना। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ग्रुप बना दिया जाता है, और उस ग्रुप में क्या होता है कि कोई एक ट्रेनी या फिर कुछ और ट्रेनी मिल करके क्या करते हैं, पहले एक पेपर तैयार करते हैं, एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, और प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद में फिर उसको सामने पूरे ग्रुप के सामने जो है कि वो प्रेजेंट किया जाता है प्रेजेंटेशन को। उस पर डिस्कशन चलता है, डिस्कशन करने के बाद उसको एनालाइज किया जाता है कि भाई क्या चीज़ इसमें सही है, क्या चीज़ गलत है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेमिनार मेथड क्या कहलाता है। सॉरी बेटा। तो यहाँ पे क्या है, आपका पेपर तैयार किया जाएगा, प्रेजेंटेशन तैयार किया जाएगा, फिर उस पर डिस्कशन होगा, और डिस्कशन करने के बाद में एक फाइनल सोल्यूशन निकाला जाएगा कि हाँ वास्तव में इसका समाधान ये होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेमिनार मेथड। सेम, लगभग सेम पैनल डिस्कशन होता है। पैनल डिस्कशन में क्या होता है, कुछ एक्सपर्ट्स का पैनल बैठता है। पैनल मतलब होता है एक तरह से कुछ टीम टाइप से बैठेगी, है ना। ये क्लास टॉक शो की तरह होगा आपका कि भाई ठीक है, आपका कुछ पैनल बैठेंगे, कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं जनरली। ये पैनलिस्ट क्या होते हैं, किसी भी अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं ये जो पैनलिस्ट होते हैं। कोई जो है कि जैसे कोई पैनल बैठा है कि भाई अब आपको करियर काउंसलिंग का पैनल बैठा है कि आपको क्या करनी है, 12th ओवर हो चुकी है, अब बच्चों की फेयरवेल वगैरह है, अब एक आपकी पैनल डिस्कशन मेथड में कुछ पैनलिस्ट आए हैं, कोई हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, कुछ ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हैं, कुछ सिविक्स के एक्सपर्ट हैं, सॉरी इनके नहीं, ये तो हमारा इंटरव्यू का पैनल हो गया। ये हम कह सकते हैं कि जनरली हमारा अलग अलग फील्ड के, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, अलग अलग फील्ड के वो आकर के क्या कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ सेमिनार में भी हम ऐसे ही कह सकते हैं कि वो अपने अपनी तरीके से अपना एक पीपीटी के माध्यम से आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें होनी है। ठीक है, सेमिनार जनरली क्या होता है, सेमिनार और पैनल में थोड़ा सा डिफरेंस है आपका। पैनलिस्ट जो है आपके, जो सेमिनार है ना, जनरली सेमिनार तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हो सकता है, या फिर जो है कि आपका कुछ एक वो बच्चों का भी हो सकता है। लेकिन जब आपका जो पैनल है उसमें क्या है कि पूरा आपका वो बैठता है, पूरी एक टीम बैठती है, और टीम बैठने के बाद में क्या है कि एक तरफ आपके ऑडियंस होगी, एक तरफ आपका जो है कि पूरा पैनल होगा। ऑडियंस और पैनल के माध्यम से जो है कि इसको हम लोग सीखते हैं। जबकि सेमिनार में क्या है कि सब एक साथ बैठे हुए हैं, उसमें क्या है आपका एक साथ बैठ कर के कुछ एक एक्सपर्ट जो भी होगा वो उसको बस बताएगा। लेकिन पैनलिस्ट में पूरा पैनल बैठता है, कहने का मतलब है कि मोर देन 2 जो आपके पैनलिस्ट हैं वो बैठे होते हैं और वो डिस्कशन करते हैं। ये ज़्यादा फॉर्मल तरीके से होता है पैनल डिस्कशन, है ना।
इसमें हमारा क्या है, जो पैनलिस्ट बैठे होंगे वो पैनलिस्ट क्या करेंगे, वो स्टूडेंट को अपना जो भी मैटर है उस पर क्या करेंगे, 1 बाय 1 चीज़ों की प्रेजेंटेशन देंगे। जो ऑडियंस है वो उनसे कुछ सवाल जवाब करेगी और पैनलिस्ट जो है कि उनके जवाब देंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, पैनल डिस्कशन मेथड कहलाता है। अलग अलग फील्ड के यहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी कुछ की एलिमेंट की बात करें तो पैनल के मेंबर होंगे, विशेषज्ञ होंगे अपने अपने फील्ड के। इसके अलावा क्या है, एक मॉडरेटर आपका होगा जो क्या करेगा, पूरे पैनल को मॉडरेट करने का काम करेगा कि किसी भी तरीके की कोई भी गलत घटना जो है कि वो ना घटे, कोई ट्रैक से ना हटे, तो है ना। इसके अलावा ऑडियंस आपके रहेंगे, टॉपिक आपका रहेगा, टॉपिक पर डिस्कशन होगा और एक टाइम लिमिट के अंदर ये डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, प्रोग्राम्ड का मतलब है जो पहले से प्लान किया गया हो, पहले से ही प्रोग्राम्ड है ना। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि पहले से ही ये प्री प्लान्ड, इसको आप कह सकते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये प्री प्लान्ड है, पहले से ही जो है कि प्लान किया गया है इंस्ट्रक्शंस को। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं वो प्री प्लान होंगे, पहले से ही तैयार किए गए होंगे कि आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाने हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग आपको कराई जाती है, थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है कि लर्निंग कराई जाती है। इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे पार्ट्स में आपको दी जाती है और लर्नर क्या है, उस इन्फॉर्मेशन को, जो भी जानकारी दी गई है उसको अपनी स्पीड के हिसाब से लेते रहते हैं धीरे धीरे, है ना। ये प्रोग्राम्ड जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से कहने का मतलब है प्रोग्राम्ड है पहले से, जैसे वो नहीं होते आपके पेन ड्राइव कोर्स वगैरह होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह होते हैं, ये क्या है आपके प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस मेथड है, पहले से ही तैयार किए गए हैं। कोई आपकी इस तरीके की बुक है जिसमें क्या है कि पहले आपको थोड़ा सा लेक्चर एक्सप्लेन कर रखा है, फिर उसके अंदर आपको जो क्या कर रखे हैं, उसके अंदर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर उसके अंदर आपका कंप्लीट टेस्ट एक साथ सारे टॉपिक्स का एक साथ कंबाइंड टेस्ट दे रखा है, ऐसी कोई बुक है। तो ये क्या कहलाती है आपकी, ऐसी सेल्फ लर्निंग बुक या फिर कंप्यूटर बेस्ड जो आपकी लर्निंग है, ये आपकी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं, जहाँ पर पहले से ही प्रोग्राम तैयार किया रहता है, आपके इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम किया रहता है, पहले से तैयार किया रहता है कि ठीक है बच्चा पहले एक स्टेप क्वालिफाई करेगा, फिर जब उसका एक स्टेप क्वालिफाई हो जाएगा फिर उसको जो है कि जैसे एक लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में अब क्या है, उसको कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है तो उसको वो अगला उस पर वो कोई प्रोजेक्ट तैयार करेगा, या फिर उसको जो है कि उसकी समरी लिखनी है, उसके नोट्स बनाने, जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो उसको फिर वो सबमिट करना होगा। जब वो उसको सबमिट कर देगा फिर ही उसका जो है कि अगला जो वो है अनलॉक होगा, वो अगला जो उसका स्टेप है, अगला जो लेक्चर है वो अनलॉक होगा। तो पहले से मतलब प्लान किया रहता है। या फिर उसके बाद में कुछ टेस्ट होने हैं, जब वो उस टेस्ट में जैसे सपोज दैट उस टेस्ट का मिनिमम जो मार्क्स आपको लाने की शर्त है वो 30 मार्क्स मिनिमम लाने की शर्त है, जब तक आप मिनिमम 30 नहीं लाएंगे तब तक दूसरा लेक्चर आपका अनलॉक नहीं होगा। तो ये क्या कहलाता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहलाता है, प्री प्लान्ड है आपका। इसमें लर्नर अपनी स्पीड के हिसाब से सीखता है, धीरे धीरे सीखता है। ठीक है अभी मेरी समझ में नहीं आया, मैं रिवर्स जाऊँगा, दोबारा से उस लेक्चर को देखूँगा, है ना, मैं दोबारा उस लेक्चर को देखूँगा, फिर मैं उसके बाद में उसका टेस्ट लगाऊंगा, मुझे अभी टेस्ट बढ़िया नहीं आ रहा, मैं फिर से उसका टेस्ट लगाऊंगा, अपनी स्पीड से मतलब बच्चा इसको देख पाता है। ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड कहलाता है, पीआई कहलाता है। पहले से ही कहने का मतलब है तैयार, जो आपके लिए फ्रेम में हमारे स्टेप्स में जो बटा होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो सूचनाएं आपकी अलग अलग जो पॉइंट्स में बटी हुई है इसको फ्रेम्स कहते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में आपको जो जानकारी दी जाती है, जो टॉपिक आपको दिया जाता है, ये फ्रेम्स कहलाता है। जब बच्चा एक फ्रेम जो है कि वो कंप्लीट कर लेता है तभी उसको अगले फ्रेम में जाने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, ऐसी जो है कि आपका पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, PSI, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी बच्चे को 1 to 1 उस पर फोकस किया जाता है। पर्सनलाइज्ड का मतलब होता है पर्सनली, बच्चे के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बच्चा, पर्सनल, ठीक है, पर्सनली इस बच्चे के हिसाब से ही लर्निंग होगी, पर्सनली इस बच्चे के हिसाब से लर्निंग होगी, पर्सनली आपके हिसाब से लर्निंग होगी।
जितने ही बच्चे क्लास के अंदर बैठे होंगे उनकी जो पर्सनलाइज्ड स्टडी है उसको हम कहते हैं, ये क्या है, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये कैसे होगा, ये पर्सनलाइज्ड तो तब होगा जब बच्चे की अपनी पेस के हिसाब से बच्चा पढ़ सके, है ना। तो ये भी सेम लगभग जो है कि आपके पीआई की तरह ही होता है, बस पीआई में आपका क्या है कि इसमें टीचर आपको सपोर्ट नहीं करता है, बस आपको प्री प्लान्ड इंस्ट्रक्शन पहले से जो आपकी बुक है, जैसे कोई बुक रेडी करके दे दी गई है आपको, उस हिसाब से बुक सेट करके दे दी गई है। कोई भी बुक, बहुत सारी बुक्स ऐसी आती हैं जिसमें आप देखेंगे कि पहले आपको टॉपिक दिया रहता है, फिर टॉपिक के आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसको जो है कि एक्सप्लेनेशन के साथ दिया रहता है, फिर आपको जो है कि आगे और उससे रिलेटेड आपको फिर एक छोटा सा स्मॉल टेस्ट दिया रहता है ना, फिर उसके बाद में अगला टॉपिक दिया रहता है, फिर जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं फिर आपको फाइनल एक जो है कि पूरा कंप्लीट जो है कि चैप्टर का टेस्ट दिया जाता है, या बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, डू यू नो करके दिया रहता है, आंसर दिस क्वेश्चन दिया रहता है ना, कोई पजल दिया रहता है, बीच बीच में छोटे छोटे स्टेप्स में आपको सिखाया जाता है। तो ऐसी कोई बुक तैयार की जाए या ऐसा कोई प्रोग्राम तैयार करके जब दे दिया जाता है तो वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहलाता है। जबकि पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी सेम लगभग ऐसा ही लोग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टीचर आपका सपोर्ट कर रहा होता है, टीचर आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहा होता है टीचर जो है कि हर बच्चे पर फोकस करके उसके हिसाब से उसको चीज़ों को सिखा रहा होता है। इसको हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब पर्सनली इंस्ट्रक्शन बच्चे को दिया जा रहा है, वहाँ पर आपको बस मटेरियल दे दिया जा रहा है, बच्चा अपने पेस के हिसाब से उस मटेरियल को सीख रहा है। ठीक है, लगभग दोनों चीज़ें लगभग सेम है, बिल्कुल सेम नहीं कह सकते, लगभग सेम है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसका एक डिफरेंस देखने को मिलेगा जहाँ से आप इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर पाएंगे। इसको जो डेवलप किया प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को, पीआई को स्किनर ने 1954 में डेवलप किया, जबकि जो है कि आपका इसको केलर ने 1968 में डेवलप्ड किया पीएसआई को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, बच्चा स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे फ्रेम्स में सीखता है और यहाँ पर क्या करता है, वो अपने सब्जेक्ट में मास्टरी करता है, लर्निंग में मास्टरी करता है। ठीक है, यहाँ पर एक सीक्वेंस को फॉलो करता है बच्चा, जब तक उसका एक स्टेप पूरा नहीं होगा, हमने कहा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है, वो अपने पेस के हिसाब से जो है कि बच्चा सीखता है। यहाँ पर उसको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपने पेस के हिसाब से उसको लगता है कि वो ये चीज़ कर सकता है तो इसको स्किप करके वो आगे बढ़ सकता है, तो ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ पर आपको चाहे वो चीज़ आती भी है तो भी आपको, जब तक आप ये स्टेप पूरा नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, इमीडिएट आपको फीडबैक दिया जाता है हर स्टेप के बाद में। यहाँ पर जो है कि आपकी रेगुलर क्विजेस वगैरह होती रहती है, आपके मास्टरी टेस्ट होते रहते हैं, है ना। यहाँ पर आपका क्या है, सेल्फ लर्निंग पर फोकस किया जाता है और यहाँ पर जो है कि क्या किया जाता है, यहाँ पर ट्यूटर जो है कि जो इंस्ट्रक्टर है वो बच्चे की हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो ऑनलाइन लर्निंग है, कोई पेन ड्राइव कोर्सेज वगैरह हैं या फिर कोई ऐप्स के माध्यम से कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, प्रोग्राम्ड आपकी कोई बुक है पहले से, ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहलाती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर हायर एजुकेशन सेल्फ लर्निंग कोर्सेज वगैरह जो है कि बच्चे को ये चीज़ कराई जाती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको इसको बेहतर तरीके से भी आप समझ के होंगे कि क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। यहाँ तक अभी आपको क्लियर है, सारी चीज़ें बेहतर समझ में आ रही है, आगे बढ़ जाएं। फटाफट यस कमेंट कर दीजिए, इतनी चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही है, आगे बढ़ें। चलिए, अगला है आपका फ्लिप्ड क्लासरूम, है ना। तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप का मतलब जनरली आप देख सकते हैं उल्टा, है ना, फ्लिप कर देना, किसी चीज़ को उल्टा कर देना। तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, आपकी जो जनरल क्लास होती है उसका जस्ट उल्टा होता है, परंपरागत जो आपकी रेगुलर क्लासेस होती है उसका जस्ट उल्टा। रेगुलर क्लासेस में हम क्या करते हैं कि बच्चा स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद में टीचर उसको क्या करेगा, एक लेक्चर डिलीवर करेगा, है ना, उसको कोई टॉपिक देगा, उसको कुछ समझाएगा और समझाने के बाद में फिर उसको क्या करेगा, कुछ क्वेश्चन आंसर्स देगा, कोई प्रॉब्लम देगा सॉल्व करने के लिए, बच्चा फिर उसको सॉल्व करके लाएगा। कहाँ से, घर से सॉल्व करके लाएगा, कुछ स्कूल में सॉल्व करेगा। जनरली तो ये होता है कि स्कूल में, जैसे हम भी क्या करते हैं कि हम बच्चे को पहले स्कूल में जो है कि वो टीचिंग कराते हैं और उसको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे देते हैं, कुछ असाइनमेंट दे देते हैं कि बेटा आपको ये करके लेकर के आना है। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में उल्टा होता है। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, उनको कुछ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया जाता है,
कुछ पहले से ही पढ़ने के लिए दे दिया जाता है कि बेटा आज तुमको ये भैया ये चैप्टर तैयार करके लेकर के आना है, या तुमको ये लेक्चर देख करके आना है, और बच्चा उसको देख करके आता है, और देख करके आने के बाद में अब क्लास में उसको क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटीज़, डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्विजेज वगैरह अब उसको क्लास में होती है ये चीज़ें। ठीक है, मतलब जो क्लासरूम का टाइम है उसको बच्चा क्लासरूम के टाइम को लेक्चर या नॉलेज को रिसीव करने के लिए नहीं लगाता है, यहाँ पर वो एक्टिविटी करने में अपना टाइम लगाता है, क्वेश्चन आंसर्स करने में अपना टाइम लगाता है, क्विज लगाने में अपना टाइम लगाता है, डिस्कशन करने में अपना टाइम लगाता है। यहाँ पर लेक्चर डिलीवर करने का समय नहीं होता है फ्लिप्ड क्लासरूम में। यहाँ पर टीचर उनसे क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा जो है कि उसका जवाब देगा, सीधा अब जो है टीचर पढ़ाएगा नहीं, वो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पूछ रहा है। कुछ उनको दे दिया कि ठीक है भाई तुमको जो है कि ये पोएम पढ़ करके आनी है, अब आ करके एक बच्चा आएगा क्लास में, वो एक्शन वगैरह करके भी बता रहा है और या फिर जो है कि एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना। कोई दोहे वगैरह पढ़ने के लिए दे दिए कि तुम ये दोहे पढ़ करके लेके आना, अगले दिन बच्चा क्लास में आ रहा है, उनको एक्सप्लेन कर रहा है, बोला कि तुम ये चैप्टर तैयार करके लेकर के आओ और जो है कि कल को तुम्हें ये क्लास में ये चैप्टर जो है कि एक्सप्लेन करना है बच्चों को, और वहाँ फिर बच्चे डिस्कशन करेंगे। कोई बच्चे जो सामने बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है, जो इधर बैठे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है, तो मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, बढ़िया तरीके से बेहतर चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम फ्लिप्ड क्लासरूम के बाद रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग भी जनरली क्या है, ये भी क्या है एक तरह से ये हमारा जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह है उसका ही, ग्रुप डिस्कशन का ही एक हिस्सा है छोटा सा रेसिप्रोकल टीचिंग। वैसे ही जो एक रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब भी जनरली क्या होता है, ये भी उल्टा होता है। रेसिप्रोकल का मतलब भी क्या होता है, उल्टा। अब यहाँ पर क्या है, हम एक दूसरे के साथ मिल करके सीख रहे हैं। अभी जनरली क्या होता है हमारी रेगुलर क्लासेस में, जो आपकी कन्वेंशनल क्लासेस है उसमें क्या होता है कि टीचर आते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, पढ़ाते हैं, है ना, और स्टूडेंट जो है कि उसके अलावा जो भी उनको टास्क दिया जाता है उसको पूरा करते हैं। लेकिन रेसिप्रोकल में क्या होता है, रेसिप्रोकल में आपको जो नॉलेज है वो छोटे छोटे पार्ट्स में आपको पढ़ाया जाता है, टीचर के द्वारा जो है कि स्टूडेंट को वो चीज़ सिखाई जाती है, और सिखाने के बाद में ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है कि टीचर उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, और फिर अब क्या होगा कि अब टीचर बैठ जाएंगे, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे और सवाल जवाब करेंगे। वो कुछ टीचर से सवाल करेंगे कि सर ऐसा क्यों है, कैसा ऐसा कैसे है, और टीचर क्या करेंगे उस पर फिर क्लैरिफिकेशन देंगे। सॉरी बेटा, ज़्यादा देर बोलने की कैपेसिटी नहीं हो रही, इसीलिए मैं क्लास जो है कि लंबे समय से आपके डिले चल रही थी, इस कारण से ज़्यादा देर बोल दे रहा हूँ, गले में दर्द होने लग जा रहा है और साथ ही साथ चुभ रहा है, गले में बहुत ज़्यादा चुभन सी महसूस हो रही है ज़्यादा बोलने में। तो सॉरी, टीचर बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, पहले टीचर पढ़ाएंगे। अब क्या है, बच्चे अब जो टीचर ने पढ़ाया है उसको कोशिश करेंगे कि उसको रिवाइज करें एक्टिविटीज़ के माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से। ठीक है, इसको आप पारस्परिक शिक्षण भी कहते हैं जनरली, इसीलिए इसको आप रेसिप्रोकल को उल्टा नहीं कहेंगे, यहाँ पर आप इसको पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। कि पहले क्या है कि जो टीचर ने पढ़ाया है पहले टीचर पढ़ाएगा, टीचर के पढ़ाने के बाद में स्टूडेंट अब टीचर को कॉपी करने का प्रयास करेंगे कि हमारे टीचर ने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर बात करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये हमारा क्या कहलाता है। अब आप ये ना कहें कि ऐसे ही तो फ्लिप्ड क्लासरूम में हो रहा था, नहीं, फ्लिप्ड क्लासरूम में क्लास में कोई लेक्चर डिलीवर नहीं हो रहा था, जबकि रेसिप्रोकल में क्लास के अंदर लेक्चर डिलीवर होगा। उसके बाद में स्टूडेंट टीचर की चीज़ों को, जो टीचर ने डिलीवर किया है उसी चीज़ को दोबारा से डिस्कस करेंगे, आपस में बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये हमारा कहलाता है रेसिप्रोकल। मतलब एक शिक्षक अब स्टूडेंट की भूमिका में है और स्टूडेंट एक टीचर की भूमिका में है, ये कहलाता है आपका रेसिप्रोकल, पारस्परिक शिक्षण।
मिल करके अब बच्चे और टीचर आपस में मिल करके आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, टीचर ने कोई टॉपिक दे दिया है ना, आप प्रेडिक्शन करेंगे स्टूडेंट कि यार ये क्या होता होगा। सपोज दैट वाटर साइकिल टॉपिक दे दिया, तो बोला वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, तो बच्चे अब क्या करेंगे, इसमें प्रेडिक्शन करेंगे कि यार वाटर साइकिल होता होगा, ये होता होगा वाटर साइकिल कि भाई ठीक है, सन की रेज आई, सन की रेज से जो पानी है वो इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर के वो ऊपर गया और ऊपर जाके कंडेंस हुआ और कंडेंस होकर के वो वापस जो है कि वो धरती पर आया, ये साइकिल चलता रहता है, ये हमारा वाटर साइकिल है। ये बच्चे ने प्रेडिक्शन किया, पूर्वानुमान लगाया, और पूर्वानुमान लगाने के बाद में उसने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद में अब क्या है, वो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, सामने वाले बच्चे से उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है टीचर से भी वो कोई क्वेश्चन पूछे, हो सकता है टीचर भी बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे, है ना। उसके बाद क्या है, वो उसको क्लैरिफाई करेगा, जो बच्चा जो है कि एक तरीके से टीचर की भूमिका में है, वो सामने वाले बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर करेगा, उनको क्लैरिफाई करेगा, और फिर उसके बाद में क्या होता है, शिक्षक और बच्चे मिल करके क्लास को समराइज कर देते हैं। दिस इज रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, स्पेशली जो है कि यहाँ पर स्टूडेंट की भूमिका ज़्यादा होगी। इंटरेक्टिव वीडियो में भी जनरली क्या है, बच्चे को किसी वीडियो के माध्यम से सिखाया जाए तो इसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव वीडियो मेथड। इंटरेक्टिव वीडियो मेथड में बच्चे को कोई वीडियो दिखाई जाएगी, उस वीडियो में क्या होगा, आपको वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, उसके अंदर क्विज भी होगी, उसमें टाइमर लगा होगा क्विज के लिए, है ना, उसमें पोल सिस्टम भी होगा कि ठीक है भाई, जैसे आप बीच बीच में हम आपसे पोल कर रहे हैं कि भाई ठीक है बताओ, आपको चीज़ समझ में आ रही है, आपको बीच में अभी हम क्वेश्चन देंगे, आपसे पूछेंगे कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको टाइमर लगा के दे दिया, आपको विदिन 10 सेकेंड उसका आंसर देना है ना, और डिसीजन मेकिंग मोमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव वीडियो, जिसमें बच्चा मतलब इंगेज रहे। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखिए और वीडियो देख के हो गया ना, वीडियो के अंदर क्विज होगी, वीडियो के अंदर पोल सिस्टम होगा, है ना, वीडियो के अंदर आपके कुछ जो क्विजेस चलेगी उसके आपको जवाब देने होंगे। तो इससे जब बच्चा सीखता है, इसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव वीडियो मेथड। कुछ कुछ मिलता जुलता इसका आपका क्या है, कहूत है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने ये एग्जांपल डाल दिया कहूत का, कि कहूत क्या है आपका, है ना। तो कहूत क्या है, जनरली कहूत भी एक इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, जिसके माध्यम से बच्चा क्या है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखता है। यहाँ पर आपको क्विज मिलती है, छोटे छोटे वर्ड्स मिलते हैं, है ना, वो क्या करता है, स्टूडेंट जो है कि उनको आंसर करता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है कि वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के सीखता है चीज़ों को, फन के माध्यम से सीखता है। वहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दी जाती हैं, कुछ वीडियोस वगैरह दी जाती है, जिसके माध्यम से बच्चा सीखेगा। इंटरेक्टिव वीडियो मेथड का मतलब सीधा सीधा यही है कि भाई आपको कोई वीडियो दिखाई जाएगी, है ना, सबसे पहले आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई वीडियो होगी, वीडियो में आपकी कुछ क्या होगी, क्विजेज होगी, है ना, आपके क्विज के अलावा क्या होगा, क्विज के अलावा वहाँ पर आपका कुछ पोल सिस्टम भी होगा, जिसमें आप आंसर कर सके, जहाँ पर बच्चा क्या है, इंगेज रहे, है ना, बच्चा क्या रहना चाहिए, इंगेज रहना चाहिए, और इंगेज रह करके वो चीज़ों को सीखे बस, है ना। तो ये सारा हमारा क्या कहलाता है, ये इंटरेक्टिव वीडियो मेथड कहलाता है, जिसमें बच्चा जो है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रह करके सीखता है, मल्टीपल क्वेश्चंस के माध्यम से, क्विजेस के माध्यम से, लाइव क्विज के माध्यम से, पोल के माध्यम से, है ना, क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी बिल्कुल लगभग सेम है। कंप्यूटर के माध्यम से जो आपके ऐप्स वगैरह हैं, जो लेसन्स हैं, कोई वीडियोज़ है, कोई इमेजेस हैं, कोई साउंड आपको प्रोड्यूस करके दिखाया जा रहा है, आपको साउंड को आइडेंटिफाई करना है, ये साउंड किस चीज़ का है ना। तो ये सब क्या है, आपकी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कहलाता है, जहाँ पर स्टूडेंट जो है कि अपने पेस के हिसाब से, अपने तरीके से कुछ वीडियोज़ देख के, कुछ इमेजेस देख के, है ना, कुछ जो है कि साउंड सुन करके, ऑडियो वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर पर जब बच्चा सीखता है कंप्यूटर के माध्यम से, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका सिमुलेशन मेथड का मतलब क्या होता है। सिमुलेशन मेथड आपका बहुत बढ़िया होता है प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए। जब आपकी जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है ना, जहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं,
तो प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखने के लिए बड़ा अच्छा ये मेथड माना जाता है सिमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग, है ना। इसमें क्या होता है कि बच्चा एक तरीके से रियल वर्ल्ड की चीज़ों को सीखता है, रियल वर्ल्ड का फील लेता है, रियल वर्ल्ड का फील होता है उसको, कैसे, आर्टिफिशियल माहौल में। एक आर्टिफिशियल माहौल में भी वो रियल वर्ल्ड की फीलिंग ले लेता है ना। जैसे नॉर्मली क्या है कि कोई ऑपरेशंस वगैरह करने हैं तो ऑपरेशन में क्या है कि डॉक्टर्स जो शुरू में जो ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं वो जनरली क्या है, सीधा उनको किसी इंसान के पास ले जा करके नहीं बोलते हैं कि चल भाई इसका ऑपरेशन कर दे, है ना। तो जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो उनका पोस्टमार्टम वगैरह उनको कराने में साथ में असिस्ट करते हैं कि ठीक है भाई ऐसे से ये होना है, उनको डेड बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह की ही चीर फाड़ करनी सिखाई जाती हैं। या फिर जो है कि कुछ आजकल आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स वगैरह, जिनके माध्यम से जो है कि ट्रेनी डॉक्टर्स सीखते हैं इंजेक्शन लगाना, बॉडी पार्ट्स को जो है कि अलग अलग सेपरेट करना, कैसे ऑपरेशन किया जा सकता है, कैसे किस पार्ट का आपस में क्या कनेक्शन है। तो ये सब क्या है, ये सिमुलेशन मेथड कहलाता है ना। ऐसी जो है कि मिलिट्री में जो ट्रेनिंग है, अब मिलिट्री ट्रेनिंग में जा कर के सीधा उनको जब शूट करना है ना, तो उनको एक ऐसा माहौल तैयार करके दिया जाएगा कि कहीं से कोई अटैक होगा तो आप कैसे करके जो है कि उसमें क्या आपका एक्शन रहेगा, कैसे आप उस चीज़ को फेस करेंगे। तो उनके लिए एक आर्टिफिशियल वैसा ही माहौल बनाया जाता है। तो ये सब क्या कहलाता है, ये सिमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग कहलाता है, जिसमें बच्चा जो है कि क्या करता है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रियल वर्ल्ड को महसूस करता है, रियल वर्ल्ड की चीज़ों को सीखता है ना। तो ये जो आपका मेडिकल स्कूल्स वगैरह हैं, है ना, कुछ मशीन्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, या जो आपका कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करके प्रैक्टिकल ही कोई चीज़ करनी पड़े, प्रैक्टिकली कोई चीज़ करनी पड़े, तो उसको पहले आपको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में वो चीज़ करने सिखाई जाती है, ताकि आप रियल वर्ल्ड में उसको बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। ये सिमुलेशन मेथड कहलाता है। ठीक है। इसके बाद डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है, डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि हर बच्चे की क्या है, कैपेबिलिटी अलग है, तो जो डिफरेंट बच्चा है उसको उस डिफरेंट मेथड से सिखाया जाए जैसा बच्चा जो है कि वो सीखना चाहता है। इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि हर बच्चे की क्या होती है, कैपेबिलिटी अलग होती है, IQ लेवल अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है। तो उस बच्चे की जो नीड है, उस बच्चे का जो पेस है, उस बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसको उस हिसाब से पढ़ाया जाए। एक क्लास के अंदर अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो उन अलग अलग तरह के बच्चों को आप कुछ ग्रुप में बांट दें कि भाई ठीक है, ये बच्चा क्या है, ये बच्चा ऑडियो वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाता है, ये बच्चा हिंदी में बेहतर समझ पाता है, ये बच्चा इंग्लिश में बेहतर समझ पाता है, ये बच्चा जल्दी जल्दी भी पढ़ाओ तो भी समझ जाता है, इसको पहले इस चीज़ का बेसिक आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, उनको उसका बेसिक ही नहीं आता है अभी। तो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब आप उन ग्रुप्स को अलग अलग पेस के हिसाब से, उनके पेस के हिसाब से, उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उनके IQ के हिसाब से आप उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, टीचर अलग अलग तरीके अपनाएगा उनको सिखाने के लिए, सबको एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना शुरू कर देगा। जिसको मतलब बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से, बच्चे की नीड के हिसाब से, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाएगा। ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहलाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है जनरली हमारा? गला जवाब देने लग गया भाई अब। चलिए, मज़ा आ रहा है आपको, बताइए, बढ़िया लग रही क्लास, है ना। इसी तरीके से हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, अब जितना भी जैसे भी होगा। थोड़ा तो पहले से आराम है अब, लेकिन क्लास कंटिन्यू रखेंगे अब। ठीक है, जैसे भी और बेहतर होगी आपका, और थोड़ी सी क्लासेस की लेंथ बढ़ा दी जाएगी। लेकिन अब आपको कमर कस लेनी है ना। जब हम आपके साथ हैं हर सिचुएशन में, तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है कि भाई आप भी उतना ही बेहतर जो है कि तरीके से आगे बढ़ें। ठीक है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, कोऑपरेट करके जो है कि एक तरीके से क्लासरूम में बच्चे जो हैं कि वो सीखते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करके बच्चा जो है कि वो सीखेगा।
कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, जिसके माध्यम से यहाँ पर लर्निंग चलेगी। ग्रुप में कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लर्निंग चलती है ग्रुप के माध्यम से। ग्रुप पेयर में हो सकता है, 2 बच्चों का ग्रुप, 4 बच्चों का ग्रुप हो सकता है, 10 बच्चों का ग्रुप हो सकता है। कोऑपरेटिव लर्निंग इसको कहते हैं, जब ग्रुप में बच्चा एक दूसरे को कोऑपरेट करके सीख रहा है, एक दूसरे को कुछ, मैं किसी और को कुछ सिखा रहा हूँ, कोई और मुझे कुछ सिखा रहा है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि क्लासरूम मैनेजमेंट पर ध्यान देना जरूरी है ना। ग्रुप में वर्क किया जाता है, रेसिप्रोकल टीचिंग होती है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना। टीचर पहले पढ़ाएंगे, फिर स्टूडेंट जो है कि वो क्या करेंगे, जो टीचर ने पढ़ाया है उसी चीज़ को जो है कि एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है स्टूडेंट का, लर्नर का, बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर एक्टिव रहने का मतलब ये है कि वो क्विज भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, सुनेंगे भी, बोलेंगे भी, सब करेंगे, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है ना। जो ग्रुप में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि भाई ठीक है आपको ये प्रोजेक्ट बना करके लेकर के आना है, ये भी एक कोऑपरेटिव लर्निंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पर बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, किसी ने जो है कि ऊपर की हेडिंग बनाई, किसी ने जो है कि बॉर्डर बनाया, किसी ने यहाँ पर कंटेंट लिखा, किसी ने उसको कलर किया, तो ये क्या है, आपका कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाती है, ठीक है। ये मोर इफेक्टिव होती है लेक्चर के माध्यम से। जितना लेक्चर में बच्चा सीखता है उससे ज़्यादा जो है कि वो बच्चा एक्टिविटी करके ज़्यादा सीखता है। स्टूडेंट सेंटर्ड इसको माना जाता है। टीचर एक्टिवली इन्वॉल्व इसमें रहता है बच्चे के साथ कि बच्चा कोई गलती ना करे जनरली, है ना। और क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी रहती है, सबकी अकाउंटेबिलिटी रहती है यहाँ पर, है ना। अकाउंटेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में जिम्मेदारी लेना जरूरी है। मैं कहूँगा ये करेगा, ये कहेगा वो करेगा, वो कहेगा वो करेगा, काम ही पूरा नहीं होगा। तो अकाउंटेबिलिटी लेना जरूरी है कि भाई ठीक है, जब मैं काम बेहतर करूँगा ये भी काम बेहतर करेगा, ये भी काम बेहतर करेगा, तभी तो हमारा प्रोजेक्ट बढ़िया होगा, है कि नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर बनी रहती है। तो 5 एलिमेंट्स माने जाते हैं, 5 मुख्य तत्व माने जाते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के। क्या क्या 5 मुख्य तत्व हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के, इनको हम लोग देख लेते हैं, है ना। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे पर पॉजिटिवली डिपेंड रहना, एक दूसरे, यहाँ पर क्या है कि जब मेरा काम पूरा होगा, जैसे सपोज दैट हमने अभी कहा ना कि भाई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई प्रोजेक्ट दे रखा है, जैसे प्रेम्बल तैयार करके लेकर के आनी है, तो अब क्या है यहाँ पर क्या है, अब ये जो प्रोजेक्ट दिया गया यहाँ पर क्या है, अब जब तक जो है कि जैसे मेरा टास्क तो क्या है कि मुझे इसमें लिखना है, लेकिन मुझसे पहले वाले कैंडिडेट का टास्क क्या है, इसका बॉर्डर तैयार करके देना। अब जब भाई वो बॉर्डर तैयार करके नहीं देगा तो फिर मैं पहले ही लिख दूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, कितने हिस्से में आना है, क्या करना है, वो मुझे लाइन वगैरह खींच करके देगा। यहाँ पर मेरी राइटिंग अच्छी है तो मैं बस यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। अब तीसरे का काम क्या है, तीसरे का काम है इसको जो है कि और डेकोरेट करना, इस पर कुछ फ्लावर्स वगैरह लगाना, कटिंग वगैरह लगाना, है ना, या फिर इस पर जो है कि हैंग करने के लिए कुछ लगाना, या इसको जो है कि फ्रेम करना, कुछ करना, कुछ इसका ये नेक्स्ट टास्क किसी का है। लेकिन इससे पहले क्या है, इसमें कलरिंग करनी है, तो जब तक कलरिंग वाला इसमें कलर नहीं करेगा, इसको डेकोरेट नहीं करेगा, तब तक मैं इसको फ्रेमिंग थोड़ी करूँगा। तो ये क्या है, इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे पर मतलब डिपेंड रहना है यहाँ पर जो है कि पॉजिटिवली उस पर विश्वास करना है, फेथ करना है, और सामने वाले को भी बिल्कुल एक दूसरे पर मतलब यहाँ पर डिपेंड रह करके काम किया जाता है। एक दूसरे का सहयोग हुआ एक तरीके से कि ठीक है, जब ये सहयोग करेगा तब दूसरा सहयोग करेगा, तीसरा सहयोग करेगा, तब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, दोनों की अकाउंटेबिलिटी भी होगी भाई। देखो इंडिविजुअल मेरी भी अकाउंटेबिलिटी है और हमारे पूरे ग्रुप की भी अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है ना, मुझे अपना काम बेहतर तरीके से करना है और हमारे हर ग्रुप के मेंबर को भी अपना काम बेहतर तरीके से करना है। जब हम सब मिलके अपने काम को बेहतर तरीके से करेंगे तभी हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा। इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स भी जरूरी है ना, आपस में छोटे छोटे ग्रुप में हमारा क्या है, इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स भी जरूरी है। यहाँ पर एक दूसरे के जो भी हमारे स्किल्स हैं, हमारी जो खूबियाँ हैं, जो हमारी कमियाँ हैं, उनको समझना, उनके हिसाब से काम करना। फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरेक्शन भी होगा,
एक दूसरे को हम प्रमोट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे। हमारी जो कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ खूबियां हैं, उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। फेस टू फेस हमको एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए इंटरेक्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे की हिम्मत ताकत बनना पड़ेगा। तू कर सकता है भाई, कर इसको, तू करेगा, तू बहुत बेहतर कर सकता है, तू अच्छा करेगा, है ना। इस तरीके से हमारी क्या होती है, लास्ट में ग्रुप प्रोसेसिंग होती है। मतलब ग्रुप के अंदर हमारा क्या है, अब लास्ट में जो हमारी टीम वर्क है, कैसे किया, क्या नहीं किया, है ना, इस पर क्या है, हमको लास्ट में एक तरीके से चर्चा करनी है ना। हमने इतने बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, हमारा ये ओवरऑल ये आउटपुट रहा, इसको हम कहते हैं ग्रुप प्रोसेसिंग, है ना। अपनी उपलब्धियों को, हमारा जो भी आउटपुट है, अब उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये हमारे लर्नर सेंटर्ड मेथड जो है कि वो पूरे हो चुके हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड हम लोग कर चुके हैं, लर्नर सेंटर्ड मेथड हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब कल की जो क्लास में हमारे रहने वाले, ये कुछ क्वेश्चन आंसर से आप देख पाएंगे इसको, है ना। ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया गया। अच्छा, थोड़ा सा आपका और बचा है, क्वेश्चंस को भी देख ही लेते हैं। चलो फटाफट, ज़रा गले में थोड़ा दर्द सा हो रहा था, इसलिए मैं सोच रहा था इसको स्किप कर दिया जाए, पर नहीं, कर लेते हैं कंटिन्यू। चलिए देखेंगे। आपका कह रहा है कि व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में आपका प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए, मुख्य फोकस क्या होना चाहिए। लर्नर सेंटर्ड, देखो ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, लर्नर सेंटर्ड की बात हो रही है। तो लर्नर सेंटर्ड में क्या होगा, टीचर के इंस्ट्रक्शन की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, करिकुलम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इवैल्यूएशन एग्ज़ाम की। छात्र क्या होने चाहिए, यहाँ पर स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं क्या, लर्नर सेंटर्ड मेथड। जब तक स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक हम उसको लर्नर सेंटर्ड मेथड नहीं कह सकते। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्नर सेंटर्ड में कि लर्नर एक्टिव होता है। लर्नर बेटा यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हाउ डज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड हेल्प रेनफोर्सिंग लर्निंग। किस प्रकार से जो आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड होता है, वो क्या करता है, आपको सीखने में क्या करता है, मदद करता है, आपको बल देता है सीखने में, आपको मजबूती प्रदान करता है कि कैसे आप बेहतर और बढ़िया सीख सकते हैं। कैसे, क्या होता है इसमें, वन टाइम एक्सप्लेनेशन होता है क्या, स्टूडेंट प्रैक्टिस द सेम स्टेप्स रिपीटेडली, ऐसा होता है क्या, बाय फोकसिंग ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है क्या, बाय गिविंग मिनिमल गाइडेंस एंड अलाउइंग स्टूडेंट टू वर्क ऑन देयर ओन, ऐसा होता है क्या, क्या इस चीज़ में होता है, आप ध्यान देंगे क्या होता है बताओ। यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट को बार बार एक तरीके से स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो प्रैक्टिस कर सके सेम स्टेप्स को रिपीटेडली। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में अगर उसको समझ में नहीं आया तो वो क्या करेगा, उसको दोबारा से रिपीट करके देख सकता है, और जब तक उसको समझ में बेहतर तरीके से नहीं आएगा, जब तक वो पहले स्टेप को पूरा नहीं करेगा, तब तक वो अगले स्टेप पे नहीं जा सकता है। यही होता है हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। उसको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कराई जाती है, और उसको जो है कि स्टेप बाय स्टेप सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। वो सेम स्टेप को नहीं समझ में आ रहा, रिपीट कर सकता है, ठीक। अगला क्या कहता है हमारा, विच मैथड एम्फेसाइजेस, कौन सा मैथड क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, जोर देता है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स टू एनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इज सुटेबल फॉर स्टूडेंट हु लर्न एट देयर ओन पेस। कौन सा ऐसा मेथड है जिस क्या होता है, टेक्निकल जिसमें चीज़ें होती है, जिसमें डिजिटल टूल का इस्तेमाल होता है, जिसमें लर्नर अपने पेस के हिसाब से, मतलब अपनी स्पीड के हिसाब से सीख पाता है। कौन सा है, अभी अभी हमने पढ़ा, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के माध्यम से बच्चा क्या करता है, प्रोग्राम्ड होती है चीज़ें, पहले से प्री प्लान्ड होती है चीज़ें, प्रोग्राम करके दी जाती है आपको कि भाई ठीक है, अब अपने हिसाब से आप इसको कर लो। तो ये टेक्नोलॉजिकली भी होता है, टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल होता है, डिजिटल टूल्स का इसमें इस्तेमाल होता है, और स्टूडेंट अपने हिसाब से इसको सीखता है, ठीक है। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया, ये सब आपको पीपीटी अवेलेबल हो जाएंगे, नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे, नोट्स से आप जो है कि डिटेल में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले दे चुका हूँ, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन पर फोकस नहीं कर रहा हूँ अभी।
अब आप आगे आपका क्या कह रहा है कि इन फ्लिप्ड क्लासरूम व्हाट इज द रोल ऑफ क्लास टाइम। देखो क्लास टाइम का रोल क्या होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब फ्लिप्ड क्लासरूम पढ़ा था तो इसी चीज़ पर जोर दिया था कि क्लास का जो टाइम होता है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है। तो क्लास के टाइम में लेक्चर दिया जाता है क्या? क्या लेक्चर दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। क्लास के टाइम को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। क्लास के टाइम को क्विजेस के माध्यम से इन्वॉल्व किया जाता है, डिस्कशन में इन्वॉल्व किया जाता है। तो देखो यहाँ पर फटाफट कहीं पर ऐसा कोई आंसर दिख रहा है? लेक्चर नहीं दिया जाता है। यूज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन, अप्लाइंग नॉलेज, रियल वर्ल्ड सिचुएशन, ये लगभग ठीक लग रहा है। देखते हैं और कुछ क्या कह रहा है इसके अलावा। अभी डन नहीं करना है इसको। आगे क्या कह रहा है? क्लास टाइम इज़ यूज फॉर रिवाइविंग, होमवर्क तो नहीं करते हम यहाँ पर। और ये क्या है? क्लास टाइम इज़ यूज फॉर साइलेंट ना, यही आपका सही है। यहाँ पर क्या है? हमारा डिस्कशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और जो है कि अपना नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं, रियल वर्ल्ड की सिचुएशंस को हम सीखते हैं। अगला क्या कह रहा है आपका? इन दी सिमुलेशन मेथड। अभी सिमुलेशन मेथड में क्या होता है? यहाँ पर आपको एक आर्टिफिशियल जो है कि वो वातावरण दिया जाता है रियल वर्ल्ड में जीने के लिए, ताकि आप रियल वर्ल्ड की चीज़ों को सही तरीके से, बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएँ। उसके लिए आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आपके लिए तैयार किया जाता है। देखो जरा कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है concept only through theoretical na experience realistic situations and practice skill without the consequence of the real life errors। हाँ, आप वास्तविक जीवन में बिना गलतियां किए क्या कर सकते हैं? आप बिना गलतियां किए आप क्या कर सकते हैं? वास्तविक जीवन का अनुभव ले सकते हैं। किसके माध्यम से? सिमुलेशन मेथड के माध्यम से। डिटेल लेक्चर वगैरह तो यहाँ नहीं दिया जाता। इंटीमेंट्री बी ही इसका भी ऑप्शन आपका सही है। आगे आप देखेंगे थोड़ा सा आपका ये जब हमने टीचर सेंटर्ड मेथड किया था, लर्नर सेंटर्ड मेथड किया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में मुझे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड भी दिखाई दिया, तो इसको भी मैंने ऐड कर लिया इसमें। जनरली जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है, ये टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड दोनों मिक्स है। यहाँ पर अभी देखेंगे जो डायरेक्ट मेथड है ये हमारा क्या होता है? ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। यहाँ पर क्या है कि टीचर के माध्यम से डायरेक्टली स्टूडेंट को लेक्चर डिलीवर किया जाता है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये किसने दिया था? आपका ये जो है कि बेकर एंड जो है कि आपका एंगलमैन के द्वारा ये 1960 में दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ जनरली टीचर क्या करते हैं? ये टीचर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं, टीचर के हिसाब से यहाँ पर काम होता है। इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। जब टीचर इन्फॉर्मेशन दे रहा है और स्टूडेंट उसको क्या कर रहा है? डायरेक्टली रिसीव कर रहा है। टीचर यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है स्टूडेंट को, स्टूडेंट उसको डायरेक्टली रिसीव कर रहा है। ये डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कहलाता है। इनडायरेक्ट मेथड हमारा क्या कहलाता है? ये लर्नर सेंटर्ड है। ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है। इसमें क्या है कि इसमें स्टूडेंट जो है कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड माना जाता है, लर्नर सेंटर्ड माना जाता है। यहाँ पर जो है कि लर्नर का एक्टिव रोल रहता है, जबकि डायरेक्ट मेथड में आप देखेंगे कि लर्नर यहाँ पर क्या होता है? पैसिव होता है डायरेक्ट मेथड में, क्योंकि वहाँ पर टीचर लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट बस उसको ले रहा है। यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? बच्चा जो है कि वो टीचर से क्वेश्चन भी पूछता है, वो डिस्कशन भी करता है, वो इमेजिनेशन भी करता है और टीचर यहाँ पर क्या करता है? एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, गाइड का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग में डायरेक्टली बच्चे को डायरेक्टली टीचर नॉलेज नहीं देता है, वो एक्टिविटीज़ के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट बच्चे के पास नॉलेज नहीं आ रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से आ रहा है, कुछ डिस्कशन के माध्यम से आ रहा है, क्विज के माध्यम से आ रहा है। तो क्योंकि बच्चे के पास डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। और डायरेक्ट में क्या हो रहा है? आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको सीधा सीधा यदि लेक्चर दे दूं, सीधा सीधा आपको पढ़ा दूं, तो ये डायरेक्ट मेथड है। अगर मैं आपको कहूं कि चलो बेटा हम जो है कि जैसे अभी हमने उसका ही देखा था, फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का हमने देखा था कि कैसे होती है, क्या होती है। तो मैं आपको जो है कि पौधे दूंगा, एक्टिविटी कराऊंगा, अब आप उससे रिजल्ट निकाल रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, वास्तव में जो है कि सनलाइट की ज़रूरत होती है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तब आप उस वक्त जब चीज़ों को सीख रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट मेथड के माध्यम से सीख रहे हैं। मैंने डायरेक्टली आपको नहीं बताया, इनडायरेक्टली आपने प्रैक्टिकल किया, चीज़ों को देखा, समझा, तब आपने समझा उसको। तो ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कहलाता है आपका। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, अगला हमारा क्या रहेगा? स्टूडेंट का, अच्छा ये वही है हमारा
अब आपका कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में भी हम बात करेंगे। तो जो हमारा कन्वेंशनल टीचिंग होता है ना, कन्वेंशनल का मतलब होता है जनरली परंपरागत, और यहाँ पर जो कन्वेंशनल है ये भी क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड है। मतलब पुराना तरीका जो पहले से चला आ रहा है कि टीचर आ रहा है और लेक्चर दे रहा है और लेक्चर दे करके बच्चा उसको सीख रहा है, तो कन्वेंशनल मेथड कहलाता है ये आपका। ठीक है, इसमें क्या है, स्टूडेंट जो लर्नर है वो पैसिव होगा और टीचर क्या होगा, यहाँ पर मेन सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है। टीचर यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव माना जाता है ना। इसके अंदर आपके यही आते हैं, कन्वेंशनल कहते हैं इन सबको हम। जो जितने भी हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड थे वो सब कन्वेंशनल के अंदर आते हैं। लेक्चर मेथड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, चॉक टॉक मेथड हो गया, रोट आपका जो है कि मेमोराइजेशन हो गया, ये सब कन्वेंशनल टीचिंग मेथड कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या है अगला, नॉन कन्वेंशनल टीचिंग मेथड मतलब होता है गैर परंपरागत शिक्षण विधियां। गैर परंपरागत मतलब जो पहले से परंपरा में नहीं थी, अब धीरे धीरे क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू न्यू जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशंस के हिसाब से बच्चे को सिखाना, बच्चे को समझ करके कि बच्चे का पेस क्या है, बच्चे का IQ क्या है, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, दिस इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल टीचिंग मेथड। जहाँ पर बच्चे को क्या होता है, पहले के तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा कि टीचर आया लेक्चर दिया और चलेगा ना। अब देख रहे हैं कि बच्चा यार ऐसे तो समझ ही नहीं पा रहा है, ये बच्चा इस तरीके से सीखेगा, ये बच्चा ऐसे सीखेगा, ये बच्चा ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बढ़िया सीख सकते हैं, ये बच्चे इस लेक्चर को क्विज के माध्यम से बढ़िया सीख सकते हैं, और ये वाला टॉपिक समझाने के लिए ज़रूरी है कि इनको प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा, तब वो बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। नहीं, ये वाला टॉपिक पढ़ाने के लिए इनको फील्ड में ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फील्ड में ले जाएंगे तो बच्चा बढ़िया तरीके से सीखेगा। नहीं, ये वाला जो लैंग्वेज है ये बच्चा समझ नहीं पा रहा है यार, इसके लिए जो है कि लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा, या मैं बड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, सारे बच्चे समझ जा रहे हैं, ये नहीं सीख पा रहा है, इसके लिए थोड़ा स्पीड स्लो करना पड़ेगा। ये सब आता है नॉन कन्वेंशनल टीचिंग ऑफ मेथड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल मतलब जो पहले से परंपरा में नहीं थे, अब आए हैं ये मेथड्स, नए मेथड्स ये हैं, ये नॉन कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स आपके कहलाते हैं, जिसके अंदर आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया, क्विज हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, इंक्वायरी बेस्ड हो गया, तमाम तरीके के जितने भी हमारे नए मेथड्स हैं टीचिंग लर्निंग के, ये नॉन कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स हमारे कहलाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज़ आपकी और आई, डिडक्टिव मेथड। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा गया, डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। डिडक्टिव में जनरली क्या होता है, इसको आप DGP करके बढ़िया तरीके से याद रख सकते हैं। डिडक्टिव हो गया आपका D से, G से हो गया आपका जनरल, P से हो गया आपका पर्टिकुलर, मतलब जनरल से पर्टिकुलर की तरफ को। जनरल मतलब क्या हुआ आपका कि जनरल आपने कोई लेक्चर दे दिया, कोई कॉन्सेप्ट बता दिया, और कॉन्सेप्ट बताने के बाद में अब आप उसके एग्जाम्पल बता रहे हैं कि देखो बेटा ये चीज़ ऐसे होती है। जैसे हमने कहा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो मैंने नाउन की डेफिनेशन पहले बता दी। अब नाउन की डेफिनेशन बताने के बाद में अब उनको बता रहा हूँ कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो मैं उनको बता रहा हूँ पर्सन राम, है ना, पर्सन राम, प्लेस आपका रामनगर, काशीपुर, है ना, आपका दिल्ली, आपका जो है कि केरला। फिर मैं आपको बता रहा हूँ एनिमल टाइगर, लॉयन। फिर मैं उनको थिंग बता रहा हूँ बैग, फैन, है ना, मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल बोर्ड। अब ये चीज़ें बताने का मतलब है कि मैंने पहले उन्हें जनरल चीज़ें बताई, जनरल मैंने उनको कॉन्सेप्ट दिया, और कॉन्सेप्ट देने के बाद में अब मैं उनको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यह हमारा कहलाता है DGP। डिडक्टिव मेथड D से, G से आपका जनरल, P से आपका पर्टिकुलर, है ना। डिडक्टिव मेथड में जनरल से पर्टिकुलर की तरफ को, यानी कि कॉन्सेप्ट से एग्जाम्पल की तरफ को जाते हैं, जबकि इंडक्टिव में जस्ट उल्टा होता है। इंडक्टिव में पहले बच्चे को एग्जाम्पल बताया जाता है, एग्जाम्पल से बताया जाता है कि अब तुम क्या समझे, अब जो तुमने ये चीज़ें देखी ये सब क्या थी, फिर वो बच्चा उससे कॉन्सेप्ट समझता है कि अच्छा ऐसा ये था। बच्चा मतलब पहले एग्जाम्पल्स देखता है ना, एग्जाम्पल्स देखने के बाद में फिर वो उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझता है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देखा कि बच्चे को सिंगुलर प्लूरल के रूल्स पढ़ाने हैं, तो रूल्स बच्चा जनरली पहले एकदम से नहीं समझ सकता, तो उसको क्या क्या एग्जाम्पल दे दिया, DOG डॉग, और दूसरी जगह आपको S लगा दिया, यहाँ BOX, यहाँ पर लेकिन ES लगाए, यहाँ पर BABY और यहाँ पर IES लगाए। तो बच्चे को बोला फोकस करो, देखो आपको कुछ अलग लग रहा है। बोला हाँ सर अलग लग रहा है। बोला क्या अलग लग रहा है? बोला कि यहाँ पर तो हमने क्या किया, हमको जनरली पता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम S लगा देते हैं,
चलो ठीक है, यहाँ पर तो एस लगा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चे ई एस लग रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं आई ई एस लग रहा है। तो सर अब उनको बताएंगे कि हाँ बेटा यही तो हमारे रूल्स हैं, यही हमारा कुछ अलग है। कुछ वर्ड्स में हम खाली एस लगा करके काम चला देते हैं, है ना, कुछ वर्ड्स में खाली एस लगा के हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, लेकिन जिनके लास्ट में एक्स होता है उनको हमें प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस लगाना पड़ता है। ये एक रूल बन गया हमारा। बोला कि जिनके लास्ट में वाई होता है और उससे पहले हमारा कोई कॉन्सोनेंट होता है ना, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको y की जगह पर क्या कर देते हैं, y को i में कन्वर्ट करके उसमें es लगा देते हैं। तो बोला अच्छा ये सेकंड रूल हो गया। तो बोला ठीक है, ये हमें पहले से ही पता था, ये दो नए रूल अब हम सीख गए। तो ये कैसे सीखे, ये एग्जाम्पल के माध्यम से सीखे। पहले हमने उन्हें एग्जाम्पल दिखाया, अब उन्हें हमने एग्जाम्पल के माध्यम से रूल बताया। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। हम उनको बताएंगे कि देखो भाई, आपने आसपास देखो कितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। बोला ये कौन है, ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है, ये बुक है, ये डिजिटल बोर्ड है ना, ये डिजिटल बोर्ड के अलावा ये क्या है, ये मोबाइल है, ये फ़ैन है, ये। तो बोला ये सब, ये हम कौन सी जगह पे हैं, है ना, हम, ये स्कूल है। तो बोला अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब किसी ना किसी चीज़ के नेम है ना। तो ये जो सब नेम है ना, इसका नेम, इसका नेम, है ना, इस मोबाइल का नेम, और ये जो चीज़ है इस चीज़ का नाम है मोबाइल, इस चीज़ का नाम है डिजिटल बोर्ड, इस चीज़ का नाम है स्कूल, इस जगह का नाम है स्कूल। तो बोला ये सब जो नेम होते हैं, इन सभी नेम्स को ही हम, अलग अलग चीज़ों के जो नाम हैं, इन नामों को ही हम नाउन कहते हैं। तो बच्चा समझ गया, अच्छा नाउन क्या होता है, नाउन का मतलब होता है नेम। तो पहले एग्जाम्पल बताया, फिर डेफिनेशन बता दिया। तो ये इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग कहलाता है। तो इंडक्टिव मेथड हो गया, डिडक्टिव मेथड हो गया। आई होप मज़ा आपको आया होगा क्लास के अंदर, बेहतर तरीके से आप चीज़ों को सीख पाए होंगे। तो यदि आपको मज़ा आया तो सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। या आपका कुछ होमवर्क है ना, आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से। अभी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ बच्चों का रहता है कि सर, तो कई बार क्या होता है कि जब कोई लेंदी क्लास जो मैंने शेड्यूल की थी, ये जनरली क्या थी, आपकी लंबी क्लास लेने के लिए शेड्यूल की थी, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण क्लास छोटी छोटी हो पा रही है, ब्रेक हो जा रही है। तो इसलिए पीपीटी जब आपकी क्लास पूरी हो जा रही, नोट्स आपको तब अवेलेबल हो जा रहे हैं। तो कभी अगर ऐसा हो कि आपको पहली क्लास का नोट्स ना मिले तो समझ जाइए कि अभी उसमें कुछ बचा हुआ है, इसलिए आपको नोट्स नहीं मिला। तो अगली क्लास जैसी आपकी कंप्लीट होगी वो मिल जाएगा। कोशिश पहले तो ये रहेगी कि एक ही लेक्चर में क्लास ख़त्म हो जाए। अभी धीरे धीरे बिल्कुल अब ठीक महसूस होगा, 2-4 दिन की बात और है। नेक्स्ट वीक से आपका बढ़िया तरीके से चलेगा ही। अभी छोटी क्लास आपकी रहेगी, लेकिन आगे से थोड़ी सी लंबी क्लास आपकी रखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, पहले नोट्स तैयार करना है। सारा जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा उसका आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद में आपको प्रीवियस क्लास के नोट्स को रिवाइज करना है। देखो अब टाइम आपके पास बहुत कम है। आप ये सोचो कि आप खाली पेपर 2 के भरोसे यदि नैया पार लगती है तो भूल जाओ कि पेपर, खाली सेकंड पेपर के भरोसे आपकी नैया पार लग जाएगी। पेपर 1 पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, थोड़े से हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और PYQ लगाएंगे। देखना आप जो है कि आपके पेपर 2 से ज़्यादा नंबर पेपर 1 में आ जाएंगे, है ना। या आप कुछ तो इसमें हासिल करोगे, कुछ तो। अगर आप JRF करना चाहते हैं, आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो पेपर 1 को बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें। साथ साथ दोनों चीज़ों को लेकर के चलें बराबर। यदि आप दोनों चीज़ों को लेकर के चलेंगे तभी आप जो है कि नेट JRF क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज भूल जाइए एक ही पेपर के भरोसे यदि आप रहते हैं तो आपको नोट्स बनाने हैं, है ना। आपने जो इससे पहले की क्लास है उसको देखना है, उसके नोट्स को रिवाइज करना है ना। आपको कोशिश करनी है जहाँ भी आपको उससे रिलेटेड PYQ मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको सॉल्व कीजिए, है ना। जिन पॉइंट्स में आपको कुछ डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है उसको दोबारा से सॉल्व कीजिए, उन कॉन्सेप्ट को देखिए और साथ ही साथ मैथ्स को भी स्ट्रॉन्ग करते रहिए। अपने आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन अपनी मजबूत करते रहिए, ताकि जब आप DI करेंगे, ताकि जब आप मैथ्स वाला पोर्शन करेंगे, ताकि जब आप रीजनिंग वाला पोर्शन करेंगे तब आपको दिक्कत ना आए। तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट करते रहें। आपसे कहा था मैंने टेबल लर्न करने के लिए, अगर आपने अब तक टेबल नहीं लर्न किया है तो टेबल लर्न करो 25 तक, बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। अब आपको उसके बाद मैंने कहा था अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट लर्न करने के लिए नहीं किए तो उन्हें कर लेंगे। साथ ही साथ आपको 2 to 25 तक जो है कि स्क्वायर याद करने हैं ना।
2 का स्क्वायर क्या होगा आपका, आपको ऐसे याद करने हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे हमने 2 लिखा, ये स्क्वायर है, तो आप कैसे निकालेंगे इसको, ये स्क्वायर निकालना है इसका, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। ऐसे आप 25 तक रट लीजिए कि किसका स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा। तो क्लास को देखने के लिए, लगातार क्लास में बने रहने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।